हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश टोटल फ्री में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं यूज ऑफ हैज़ हैव हैड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसका यूज हम पास के लिए करते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया आपको। पिछली वीडियो में मैंने यूज ऑफ हैज़ हैव हैड का अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था। उसके बाद दूसरी वीडियो में हमने यूज ऑफ हैज़ हैव हैड का नेगेटिव सेंटेंस बताया था, और मैंने कहा था कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे कि हम उसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और कैसे हम उसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी को इंग्लिश में। ठीक है, तो देर ना करते समय हम आगे बढ़ते हैं। पहले आप फार्मूला देखिए कि फार्मूला इसका क्या है, इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, डू, डज, डिड प्लस एस यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैड अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सेंटेंस। मैंने आपको बताया था ना, ये जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है ये डिपेंड करता है सेंटेंस के किस पे, सेंटेंस कौन सा है, उसके बाद टेंस कौन सा है, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, एक वचन है या बहुवचन है, कौन सा यानी कि जो सब्जेक्ट उसका वो कौन से नंबर का है। ठीक है, अभी देखिए इसका फार्मूला क्या है वो हमने बताया। इसके बाद कौन से टेंस के साथ और सेंटेंस के साथ हम कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं ये भी मैंने बताया आपको। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उसको आप चाहे तो नोट्स उसका बनाते चलिए, बहुत ही बेनिफिट होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोटबुक में आप लिखिए। अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ में आती है, आप 2 बार 3 बार 4 बार देखिए। ठीक है, इसके बाद ये हमारा यूज ऑफ हैज़ हैव हैड अगर ख़त्म हो जाता है तो मैं आपको टेंस बताऊँगा। ठीक है, टेंस पहले आपको मालूम चल जाए। मैं बीच बीच में वीकली में एक यानी कि वर्ड मीनिंग का एक वीडियो भी बनाऊंगा अलग से, कि ताकि आपका एक वर्ड पावर जो वोकैबुलरी जो पावर होती है वो भी आपका इंक्रीज होता रहे साथ साथ में। तो फ्रेंड्स, होता क्या है ना कि कभी कभी इंग्लिश के रूल हम जानते हैं तो हमको वर्ड मीनिंग नहीं ज़्यादा आता है। अगर हम वर्ड मीनिंग किसी किसी को बहुत ज़्यादा आता है तो उसको जो ट्रांसलेशन के रूल्स होते हैं वो नहीं मालूम होते हैं कि कहाँ पर हम एमंग और एमंगस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, कहाँ पे हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे। तो बहुत चीज़ें हैं, बहुत यूजेज हैं, मैं आपको बताऊंगा। वो कॉमन एरर के अंडर में आता है। कॉमन एक जो एरर होता है, वो चैप्टर होता है, उसके अंडर में ये आता है कि कहाँ पे आइदर का यूज होगा, कहाँ पे नॉर का यूज होगा, कहाँ पे नॉर नाइदर का यूज होगा, कहाँ पे सिर्फ आइदर का यूज होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूँगा। पहले आप इसको देखिए, यानी प्रेजेंट टेंस के साथ हम डज, हैज और डू हैव का यूज करेंगे। पास्ट टेंस के साथ हम डिड हैड का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर टेंस के साथ हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी एक आपको एक मैं तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि यूज ऑफ हैज़ हैव हैड का एक हम सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब सेंटेंस के थ्रू आप समझेंगे ना तो चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आएंगी। वैसे तो समझ में आती नहीं है चीज़ें जल्दी। चलिए एक हम सेंटेंस लेते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या रहेगा, आप भी जैसे मैंने ये फार्मूला लगाया है ना, तो आप भी कोशिश किया करिए, वीडियो को पॉज कर दिया करिए कि जैसे हमने ये देखिए फार्मूला लगाया है तो फार्मूला के अकॉर्डिंग जो हिंदी में मैंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है ना,
जो मैंने हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ है उसको आप अपने से ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। आप उसको शब्दों को बैठाने की कोशिश करिए कि हाँ चीज़ें मैं सही लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा हूँ। उसके बाद तो मैं यहाँ पे इंग्लिश वर्ड आपको फिर बताऊँगा ही बताऊँगा, लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती हैं ना, आप अपने से भी ट्राई करके देखिए। जैसे मैंने बताया था आपको कि पहले सेंटेंस पहचानना है, टेंस पहचानने के बाद सेंटेंस पहचानना है, सेंटेंस पहचानने के बाद आपको सब्जेक्ट पहचानना है और उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, हैज हैव हैड का। ठीक है, तो अभी मैं आपको टाइम देता हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिए अपने से, देखिए क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कोशिश किया होगा और किसी को आया होगा किसी को नहीं आया होगा। चलिए ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक सेंटेंस लेते हैं। देखिए, इसका ट्रांसलेशन मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। देखिए क्या आप लोगों ने सही किया है क्या नहीं सही किया है, चेक करिए आप लोग। ठीक है, अभी देखिए मैंने कैसे सेंटेंस को बनाया है। पहले हमने पहला रूल क्या था, पहला स्टेप कि हम सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे और पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, और टेंस पहचानने का क्या हमने फार्मूला बताया था, है, हो, हूँ, ऐसे शब्द आते हैं लास्ट में, तो वो प्रेजेंट टेंस हो गया। था, थे, थी पास्ट टेंस हो गया। गा, गे, गी ये फ्यूचर टेंस हो गया। तो अभी है इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में पीछे बैक होकर के देख लीजिएगा हमने क्या बताया, देखिए फार्मूला में मैंने बता दिया है, वैसे आपको यहाँ पे सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो आप सीधा से सीधा क्या है, टेंस पहचान गए, प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद सेंटेंस पहचान गए। अब सेंटेंस इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें कि पिछली वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें नहीं शब्द आते हैं, और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें यहाँ पर क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ ऐसे शब्द आते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या आया हुआ है, क्या शब्द आया हुआ है, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसकी इंग्लिश बनाते समय अगर सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में अगर क्या शब्द पहले आ जाए, क्या शब्द सबसे पहले आ जाए, तो हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। ठीक है, क्या शब्द आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं, लेकिन क्या का हम जो इंग्लिश इसका वर्ड मीनिंग होता है वाट, उसकी इंग्लिश हम कभी नहीं लिखते। जब ये क्या जब हिंदी के सेंटेंस में बीच में रहेगा तब उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा डीपली अभी इतना ही आप ध्यान रखिएगा। तो अब क्या जो है सबसे पहले आया है, वाक्य पहले आया, तो इसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे। अगर बीच में रहता तो इसकी इंग्लिश लिखते हैं, वो भी सबसे इंग्लिश में सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पर डज के पहले लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या शब्द आया है, अब क्या जो शब्द आया है सबसे पहले, तो उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे। डज क्यों लिखा मैंने, रोहन क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हमने बताया था हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, यानी कि जो डज है वो सिंगुलर है। ठीक है, हैज क्या है, ये देखिए ये क्या है, सिंगुलर क्या है, यानी कि एक वचन। ठीक है, डज हो गया। अब हैज क्या है, ये भी सिंगुलर वर्ब है। तो हमेशा देखिए डू और डज का यूज़ तो करेंगे, लेकिन डज को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज का यूज करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे क्या रोहन के पास मोबाइल है, डज रोहन हैज़ मोबाइल। ठीक, अब हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है,
हमने फार्मूला आपको बताया है, कोशिश करिए आप भी लगाने के लिए। पहले हम टेंस पहचान गए, प्रेजेंट टेंस है। सेंटेंस पहचान गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तुम्हारे यानी कि सिंगुलर है या प्लूरल है सब्जेक्ट, तो प्लूरल है। तो प्लूरल है तो हमेशा क्या यूज करेंगे प्लूरल के साथ, यहाँ पर डू का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। देखिए, डू यू हैव मोबाइल, यानी कि सब्जेक्ट हमेशा बीच में रहेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट बीच में रहेगा, दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में रहेगा। ठीक है, डू यू हैव दोनों साथ में यूज नहीं करेंगे, डू हैव यू मोबाइल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव। ठीक है, यहाँ पे नो मैंने गलती से लगा दिया है। अगर मान लीजिए नो आ भी जाता है तो उसको यहाँ पर हम हैव के बाद रखेंगे, कोई वो नहीं है। क्या तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, डू यू हैव नो मोबाइल, डू यू हैव नो मोबाइल। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम सेंटेंस लेते हैं। एक सेंटेंस है आपका, क्या विक्की के पास साइकिल था, क्या विक्की के पास साइकिल था। तो यहाँ पे देखिए हम पहचानेंगे क्या, टेंस पहचानेंगे। ठीक है, सेंटेंस पहचानेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है। उसके बाद हम सब्जेक्ट यानी कि विक्की किसी का नाम है, हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो नाम कोई भी हो हमेशा वो सिंगुलर नाउन में काउंट होता है। ठीक है, तो एक सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करते हैं, क्या होगा देखिए। डिड विक्की हैड, देखिए डिड यहाँ पर आ गया, डिड कहाँ आ गया, सब्जेक्ट के पहले। ठीक है, हैड कहाँ आया, सब्जेक्ट के बाद। तो डिड विक्की हैड साइकिल। ठीक, इतना समझ में आया आपको। मैंने देखिए यहाँ पे फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके जब मैं यहाँ तक रहता हूँ, ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे रहता हूँ ना तभी आप ट्राई करिए, देखिए आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा, कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे आप अपने टेस्ट लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने ऐसे किया हुआ है कि आप लोग भी अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। और इंग्लिश बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं अब भी कह रहा हूँ तब भी कह रहा था कि इंग्लिश बहुत ही तीर मारने वाली चीज़ नहीं है कि रॉकेट साइंस है आपको आएगा ही नहीं आएगा, आएगा। बहुत अच्छे अच्छे लोग बोल रहे हैं आजकल के समय में, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इंग्लिश सबको आ रही है, चाहे वो 10वीं ही फेल क्यों ना हो, लेकिन उसको इंग्लिश आना ही आना है। ठीक है, तो इंग्लिश पे आप ध्यान दीजिए, इंग्लिश बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसको पढ़ते जाएंगे लेकिन मन नहीं उबेगा। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया ना, तो आप ज़रूर सपोर्ट करिएगा मेरा। ठीक है, सपोर्ट करिएगा, कमेंट करिएगा और लोगों तक वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे आपको और कौन से सब्जेक्ट पे, कौन से चैप्टर से आपको वीडियो चाहिए, क्या नहीं समझ में आता है, क्या कौन सी चीज़ें समझ में आती हैं, वो ज़रूर हमको बताइए कमेंट करके। जो चीज़ें जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये वीडियो बताओ, ये क्लियरेशन दो, तो मैं ज़रूर उस पर बनाऊँगा। ठीक है, आप कमेंट ज़रूर करिए। ठीक, अपनी बातों को बताइए, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो ज़रूरतमंद है, जो बच्चे ट्यूशन फीस देने में और जगह से इसको सीखने में जो उनका पैसा इन्वेस्ट होता है, फालतू जगह उसका वेस्ट हो रहा है इन पैसा, तो उन चीज़ों को जो है, अगर पैसा आपके पास बहुत ज़्यादा है तो उड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए अभी तो मैं ऑफलाइन हूँ, ऑफलाइन नहीं हूँ, ऑनलाइन हूँ। तो जो समस्या आपकी होगी, जो प्रॉब्लम होगा, आप किसी भी तरह से मेरे पास शेयर करिए, मैं ज़रूर उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अलग चैप्टर लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।